skeptically interrogating me. अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज़्म। इससे पहले हमने पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज़्म और उसके बाद हमने पढ़ी थी लिपिड मेटाबॉलिज़्म, और अब हम उसके थर्ड मैक्रोमोलेक्यूल की तरफ आ रहे हैं जो है हमारे पास प्रोटीन मेटाबॉलिज़्म। अब आपको पता है कि प्रोटीन्स क्या होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। मेजरली जितनी भी हमारे पास मेजर जितनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो प्ले करती हैं प्रोटीन्स। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो ऑल ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम अपनी सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स सबमर्ज हुई होती है, प्रोटीन के पार्टिकल्स सबमर्ज हुए होते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, जिसके ज़रिए आयंस और हमारे पास डिफरेंट थिंग्स कम इनसाइड इनटू द बॉडी और आउटसाइड डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास थ्रू हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास हमारा बॉडी का मेजर जो पोर्शन है वो इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ड्राई वेट का 10 to 12 kg जो है वो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में। दे आर डूइंग सो मच एक्टिविटीज़ लाइक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया एंजाइम्स के बारे में। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो वो भी मेजरली जितने भी हार्मोन्स एक्सक्रीट हो रहे होते हैं वो सारे प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स जैसे हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारी भी प्रोटीन्स होती हैं जो फिब्रियस होती हैं और वो जाकर क्या कर रही होती हैं, नेट मैश लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं और हमारे ब्लड को क्लॉट कर रही होती हैं। डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं और बहुत सारे इसके डाइवर्स फंक्शन हैं प्रोटीन्स के। अब प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता क्या है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड्स। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर कंबाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ अलाइन हुए हुए होते हैं और विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आपस में एक दूसरे का लिंकेज बना हुआ होता है, जुड़े हुए होते हैं। और फिर उसके बाद डिफरेंट अमीनो एसिड्स की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं ये फर्दर कॉइल होके हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती हैं प्रोटीन्स का, जो कि हमारे पास बीटा शीटेड प्लेट्स होती हैं या अल्फ़ा हेलिक्स का स्ट्रक्चर होते हैं। और फिर इनके अंदर फर्दर अटैचमेंट्स होती हैं, फर्दर बॉन्डिंग्स प्रोड्यूस होती हैं और थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं प्रोटीन्स को। और फिर इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आ जाता है। ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा बायोकेमिस्ट्री 1 में, जहाँ पे आपने सारी बेसिक्स पढ़ी थी प्रोटीन्स की। तो बेसिकली यहाँ पे समझाने की बात ये है कि प्रोटीन्स आर मेड अप अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड जो हैं वो जैसे हर चीज़ का एक बेसिक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल था। कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो थे वो डाइसेक्राइड्स एंड दैन ओलिगोसेक्राइड्स एंड हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बन रहे थे। लिपिड्स की बात करें तो डिफरेंट हमारे पास फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स थे जो कंबाइन होकर हमारे पास फ़ैट्स बना रहे थे, डिफरेंट चीज़ों के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट तरह के फ़ैट्स बना रहे थे, कोलेस्ट्रॉल बना रहे थे। तो इसी तरह प्रोटीन्स का जो बेसिक प्रिकर्सर है वो है हमारे पास अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड्स किस तरह के टाइप्स के होते हैं, और अब ये देखो ये एक लॉन्ग चेन है ना, तो इसके अंदर हर चीज़ का एक सीक्वेंस होती है। जैसे अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो हमारे पास उसकी सीक्वेंस है AGC और T। और हमारे पास अगर RNA की बात करें तो AGC और U है, यूरेसिल है थायमिन की जगह पर। तो इसी तरह प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे जो कि कंबाइन होकर उनकी भी कोई एक लैंग्वेज होगी जो कि वो आपस में कंबाइन होकर हमारे पास इतनी सारी डाइवर्स सोर्स ऑफ प्रोटीन्स बना रहे होंगे। तो देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ 4 अल्फ़ाबेट्स AGC T। इसी तरह अमीनो एसिड्स जो हैं हमारे पास 20 होते हैं जो आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। अब इन 20 अमीनो एसिड में से हाफ़ जो होते हैं वो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब जैसे हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो रही है ना, काफ़ी सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ के कन्वर्ट करके हमारी बॉडी खुद से कुछ अमीनो एसिड बना सकती है जिससे हम अपनी प्रोटीन बना सकते हैं। अब कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि उनके भी जो बेसिक सब यूनिट्स होंगे वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नेचुरली अकरिंग हमारी बॉडी में नहीं है।
तो वो अमाइनो एसिड जो होते हैं जो हम खुद से नहीं बना सकते, हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, वो कहलाते हैं सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड। मतलब उनकी हमें ज़रूरत है, वो हमें बाहर से किसी तरह भी चाहिए, जिसको हम लेते हैं फूड से इंटेक करते हैं, मीट से इंटेक करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम खा रहे होते हैं तो हम बाहर से उसको इंटेक कर रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करी होती है और वो ज़रूरी हैं, 20 अमीनो एसिड्स है ना, तो हमारी बॉडी को हमारे डिफरेंट जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं वो असेंशियल और कहीं ना कहीं नॉन असेंशियल दोनों कंबाइन होके ही हमारे डिफरेंट प्रोटीन पार्टिकल्स बन रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रही होती वो होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स, वो हमें रिक्वायर होते हैं बाहर से, तो हम वो बाहर से लेते हैं। और वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रही होती है वो कहलाते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। और वो हमारी बॉडी जो है डिफरेंट चीज़ों को तोड़ फोड़ के डिफरेंट जो हम सप्लाई कर रहे होते हैं ना डाइट से जो हमारे पास असेंशियल अमीनो एसिड्स आए उनको तोड़ फोड़ के नॉन असेंशियल अपने खुद से अपनी मेटाबॉलिज्म कर करके खुद ही से हमारी बॉडी बना लेती है, तो वो हमें बाहर से नहीं चाहिए होते। आगे अब उन्होंने बताया हुआ है कि जब हम प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल बेसिक मॉलिक्यूल जो बनेगा वो अमीनो एसिड निकलेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो स्टार्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वो कहाँ से होती है, वो यहाँ से होती है कि हमने खाना खाया, हमने मीट खाया, मीट इज़ ऑलमोस्ट प्रोटीन, ठीक है। वो जो मीट के पार्टिकल्स हैं हमने उसको पहले खुद भी कुक किया, बहुत सारे डिग्रेड हो गए हमारे प्रोटीन सब्सटेंसेस, अलग अलग हो गए, रेशे हो गए। उसके बाद जब हमने उसको खाया हमारे स्टमक के अंदर डिफरेंट सोर्स ऑफ एंजाइम है, पेप्सिन है, हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास हम प्रोटीन जब हमारे पास डिग्रेड होती है तो एट द एंड हमारे पास अमीनो एसिड्स निकलते हैं। जब मैं बता रही थी कि जब हम लोग खाना खाएंगे हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस होंगे, बहुत सारे एंजाइम होंगे जो क्या कर रहे होते हैं उस चीज़ को फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होती है वो प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे पास अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके डिफरेंट और अमीनो एसिड्स में भी कन्वर्ट कर सकती है और उस अमीनो एसिड्स को ख़ुद भी यूटिलाइज़ करके अपनी मर्ज़ी के प्रोटीन भी बना सकती है, या फिर उसको शिफ्ट आउट करके अगर हमें वो नहीं चाहिए है तो उसका नाइट्रोजन वेस्ट आउट करके उसको एक्सक्रीट भी कर सकती है। तो हमारी बॉडी डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या चीज़ चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती है उस प्रोटीन के साथ जो हम खाते हैं। तो उन्होंने आगे ये बताया कि ईच अमीनो एसिड अंडरगोज इट्स ओन मेटाबॉलिज्म एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कराए जाते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड से, उनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी किया जा सकता है और उस एक अमीनो एसिड से डिफरेंट दूसरे मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम के ऊपर। तो वो सारा कुछ हो रहा होता है। अगर उन्होंने ये बताया है कि अमीनो एसिड्स का कहाँ पे रोल है। सम अमीनो एसिड्स सर्व एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। कुछ अमीनो एसिड्स तो ऐसे होंगे ना जहाँ से हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिक एंजाइम बन जाएंगे। प्रोटीन्स है ना, एंजाइम्स, बहुत सारे अमीनो एसिड जो होंगे वो एंजाइम प्रोडक्शन में चले जाएंगे, बहुत सारे जो होंगे वो प्रोटीन चैनल बनाने में चले जाएंगे, डिफरेंट तरह के प्रोटीन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो बन जाएंगी। सर्टेन अमीनो एसिड में डायरेक्टली एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो तो हमारे पास चले जाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो डायरेक्टली यूटिलाइज हो रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। जब हम अपने न्यूरोट्रांसमीटर हम अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो यही सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। अब ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो उस अमीनो एसिड की होनी है, जो हमारे पास प्रोटीन की ब्रेकडाउन होकर जो अमीनो एसिड आया है उसकी जो ब्रेकडाउन होनी है और उसकी शिफ्टिंग होनी है, तो वो उसके कौन से स्टेप्स हैं, उसकी सारी की सारी ब्रेकडाउन, उसकी सारी की सारी कैटाबॉलिज्म किस स्टेप से होती है, कौन से मेजर बेसिक साइकिल्स हैं, तो वो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले होती है ट्रांसएमिनेशन, फिर है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, अमोनिया ट्रांसपोर्ट एंड देन यूरिया। सबसे पहले अभी हमने पढ़नी है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का मतलब क्या है, हमारे पास आपको पता है प्रोटीन जो है अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड इज़ मेड अप ऑफ एक अमोनिया ग्रुप होता है, उसके अंदर जो वो अमीनो ग्रुप है ना, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम दिस अमीनो एसिड्स टू सम अदर कीटो एसिड और उसके नतीजे में एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड इज़ प्रोड्यूस और एक और कीटो एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। इसको यहाँ पर समझाती हूँ कि कैसे ट्रांसएमिनेशन हो रही होती है। ये हमारे पास ये अमीनो ग्रुप है और ये हमारे पास इसका कीटो ग्लूटारेट का कीटो ग्रुप है। क्या हो रहा होता है, इसकी शिफ्टिंग हो जाती है, मतलब ये कि ये इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट हो जाता है। ये डबल बॉन्ड O
यहाँ आ गया, ये देखो ये डबल बॉन्ड O का मॉलिक्यूल इस एलानिन के मॉलिक्यूल के ऊपर आ गया और NH3 का मॉलिक्यूल इधर चला गया। तो ये जो शिफ्टिंग होती है इसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, जो कि कर रहा होता है अमाइनो ट्रांसफेरेजेस एंजाइम होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली बताई हुई एलानिन अमाइनो एसिड की। इसी तरह ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टेट, जितने भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड होते हैं, सब में इस तरह शिफ्टिंग हो रही होती है विद अनदर मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल भी डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन असल में यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही होती है इनके ग्रुप्स की, जो इनके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी शिफ्टिंग हो रही होती है। तो क्या होता है उसके नतीजे में कि ये वाला मॉलिक्यूल जो अमाइनो एसिड था वो किसी पायरावेट मॉलिक्यूल में या कीटो ग्लूटेरेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये वाला मॉलिक्यूल था अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरेट का मॉलिक्यूल था वो हमारे पास एक और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ की शिफ्टिंग हो रही होती है। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस। और अब ये रिएक्शंस क्यों हो रहे होते हैं? ये रिएक्शंस इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि हमने कहा था कि हमारी बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जो हमें बाहर से चाहिए, और कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से बना रही होती है। तो वो जो हमारी बॉडी खुद से बना रही होती है वो कैसे बना रही होती है? वो इसी तरह शिफ्ट करके बना रही होती है। अभी जो ग्लूटामेट का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एलानिन जो है वो नॉन एसेंशियल मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास बाहर से आया फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास बाहर से आया, हमारी बॉडी को ये रिक्वायर्ड था, तो उन्होंने अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करके खुद से ये नॉन एसेंशियल मॉलिक्यूल बना लिया। इसके अलावा भी ग्लूटामेट हमने कहा है कि बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर में नहीं, वो ग्लाइसिन है। ग्लूटामेट का काम ये होता है कि फर्दर हमारे पास ये अमोनिया प्रोडक्शन और यूरिया साइकिल के अंदर जाता है, और इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी रोल्स हैं। तो इस तरह डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में, जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। अब लिखा हुआ है कि द ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड, दिस इज़ अ अमाइनो एसिड एंड दिस इज़ अ कीटो एसिड। ठीक है, तो यहाँ से जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला अमाइनो एसिड जो था अब ये कीटो एसिड बन गया, और ये वाला जो कीटो एसिड था वो अमाइनो एसिड बन गया, लेकिन वो दोनों अलग अलग से बन गए। अब ये कैटालाइज किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसएमिनेज या फिर अमाइनो ट्रांसफेरेजेस। ये दोनों एक ही एंजाइम के नाम हैं। ठीक है, हर चीज़, हर केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर तो वो जो एंजाइम है वो भी हमारे पास याद रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैं जब भी आप लोगों को कोई ना कोई साइकिल कहती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ कि आप उसके अमाइनो जो एंजाइम्स हैं उसको भी याद करें। अब कहाँ कहाँ पर ये एंजाइम एडिक्वेट अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। कहाँ कहाँ पर ये हो रहा होता है रिएक्शन? बहुत ज़्यादा अमाउंट में, किडनीज़ में, लिवर में, हार्ट में और ब्रेन में। सबसे ज़्यादा लिवर में हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि हमारे पास लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है ना। जितनी भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल होती है, जितनी भी ब्रेक डाउन हो रही होती है हर चीज़ की, वो हमारे पास लिवर में हो रही होती है। इसीलिए लिवर सबसे पहले डैमेज होता है। किसी भी तरह के पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कोई भी पॉइजनस चीज़ें, जितनी भी डेब्रिस होता है बॉडी का, वो सारा का सारा ज़्यादा है लिवर में, और लिवर फिर उसको ब्रेक डाउन करके डिटॉक्सीफाई कर रहा होता है, डिटॉक्सीफाइंग एजेंट है। तो यहाँ पर भी क्योंकि अमाइनो एसिड हम शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यूरिया साइकिल चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होते हैं लिवर में। अब उन्होंने एक और बात बताई हुई है कि पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट इज़ अ कोफैक्टर ऑफ दिस एंजाइम। आपको पता है एंजाइमोलॉजी थोड़ी सी जितनी पड़ी होगी उसमें ये आपको ज़रूर पता होगा कि डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, और वो एंजाइम जो होते हैं उनको कुछ कोफैक्टर्स या कुछ को एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि जाके जब अटैच होते हैं उस एंजाइम के साथ तो फिर वो एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पर अमाइनो ट्रांसफेरेजेस जितनी भी होती हैं उनको ये PLP कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है अपने काम करने के लिए, अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, सही से प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। तो इसलिए PLP हर अमाइनो एसिड, अमाइनो ट्रांसफेरेज के साथ मस्ट होता है अटैच, अमाइनो ट्रांसफेरेज के साथ अटैच होता है मस्ट। अब ट्रांसएमिनेशन के क्या साइलेंट फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्यों हम ये सब कुछ कर रहे हैं, वो सारी बातें यहाँ पर उन्होंने बताई हुई हैं कि अमाइनो ट्रांसफेरेजेस को रिक्वायर होते हैं PLP, जैसे मैंने बताया वो कोफैक्टर है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोफैक्टर नहीं अटैच होगा इस ट्रांसएमिनेज एंजाइम के साथ तो ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो सकेगा, प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकेगा, वो अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अटैच नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि कोई भी हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट नहीं हो रहा होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफ़र हो रही होती है। जैसे यहाँ पर देखा कि ये उतर के सेपरेट नहीं हुआ है, ये बस ट्रांसफ़र हो रहा है, एक दूसरे में शिफ्टिंग हो रही है। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, येस इट इज़ रिवर्सिबल, बिकॉज देखो अब ये यहाँ से यूँ शिफ्ट हुआ है, तो अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई इसको वापस शिफ्ट करने की तो हम इसको वापस से शिफ्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारी बॉडी को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। देयर आर मल्टीपल ट्रांसएमिनेज एंजाइम विच वेरी इन सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी।
ठीक है। अब एक और बात बताई हुई है यहाँ पर, बताई हुई है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। आपको पता होगा कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ही अटैच कर रहा होता है अपने साथ। तो वो कह रहे हैं कि ट्रांस एमिनेज एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ एंजाइम है जिसके अंदर डिफरेंट एंजाइम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज, एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज जो होगा वो क्या कर रहा होगा, वो एस्पार्टेट के मॉलिक्यूल को में की ट्रांस एमिनेशन करवा रहा होगा। एलानीन ट्रांस एमिनेज जो होगा वो एलानीन को करा रहा होगा। तो वो बता रहे हैं कि ये ट्रांस एमिनेज एक एंजाइम नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम होंगे जो अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को शिफ्ट करा रहे होंगे, उसकी ट्रांस एमिनेशन करवा रहे होंगे। और मेजरली जो ट्रांस एमिनेशन हो रही होती है वो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एस्पार्टेट और एलानीन ट्रांस एमिनेज हो रही होती है। ट्रांस एमिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ट्रांस एमिनेशन क्यों होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें अमाइनो ग्रुप को और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बना सकें। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बना सकें। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि जो हमारी बॉडी ने खुद से अमाइनो एसिड बनाने हैं वो भी तो किसी तरह बनाने हैं ना, तो वो इस तरह शिफ्ट करके बना रहे होते हैं। इट डाइवर्ट्स एक्सेस अमीनो एसिड्स टुवर्ड्स द एनर्जी जनरेशन। इसके अलावा ट्रांस एमिनेशन जो है उसकी मदद से बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। अमीनो एसिड अंडरगोज ट्रांस एमिनेशन टू फाइनली कंसंट्रेट नाइट्रोजन एंड ग्लूटामेट। इसके अलावा ट्रांस एमिनेशन इसलिए हो रही होती है ताकि बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्लूटामेट बने, ये वाला मॉलिक्यूल। अब ग्लूटामेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ग्लूटामेट जो होता है, जब हमने डिग्रेड कराना होता है हमारे पास अमोनिया जो है वो टॉक्सिक अमाउंट है। अमोनिया को जो डिग्रेड कराना होता है, सबसे पहले ग्लूटामेट का मॉलिक्यूल टूटता है, अमोनिया शिफ्ट हो जाती है, बाहर निकल आता है। अमोनिया का मॉलिक्यूल जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और फिर यूरिया साइकिल चलता है और हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इसमें ये ग्लूटामेट का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ग्लूटामेट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन टू लिबरेट फ्री ammonia for urea synthesis. All amino acid except lysine, threonine, proline and hydroxyproline participate in transamination. अब उन्होंने कहा है सारे के सारे अमीनो एसिड कर रहे होते हैं पर ये कुछ अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते ट्रांसएमिनेशन में। तो सवाल आना चाहिए कि भाई ये क्यों नहीं करें, इनको क्या मसला पड़ा हुआ है। तो इसका जवाब ये होगा कि जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना हर अमीनो एसिड का, वो तो एक दूसरे से डिफरेंट है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होंगे जिनके अंदर शिफ्टिंग का प्रोसेस पॉसिबल होगा स्ट्रक्चरली, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें नहीं होगा। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो किसी और तरह डिहाइड्रोजनेजेस डिफरेंट होंगी जिसकी मदद से वो ट्रांसएमिनेशन में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे होंगे किसी और प्रोसेस के साथ। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं इनके अंदर ट्रांसएमिनेशन नहीं होती, इनमें कोई और डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिसकी मदद से ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, ये शिफ्ट हो रहे होते हैं। अब ट्रांसएमिनेशन में बहुत इट इन्वॉल्व्स कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक प्रोसेसेस, ये दोनों में आ रही होती है। क्योंकि कैटाबॉलिज्म को अगर हम कैटाबॉलिज्म के हिसाब से देखें तो क्या हो रहा होता है, वो जो एलानिन है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है। और अगर हम एनाबॉलिज्म की तरह हिसाब से देखें तो वो ग्लूटामेट का नया मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। शिफ्टिंग हो रही होती है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो ग्रुप में, एक अमाइनो ग्रुप एक दूसरे मॉलिक्यूल पे जा रहा होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जा रहा होता है। तो दोनों की तरह के प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या हो रहा होता है, देखो जैसे एक हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास एक कीटो एसिड है। अमाइनो एसिड और कीटो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और शिफ्ट करते हैं एक कीटो एसिड और ग्लूटामेट में। और ग्लूटामेट क्या है हमारे पास, एक अमाइनो एसिड है। तो एलानिन का अगर मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो वो पायरावेट बनेगा, एस्पार्टेट का मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो वो ऑक्सैलोएसिटेट बनेगा। हर एक हिसाब से कोई ना कोई कीटो एसिड बनेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वाले मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक बात होगी वो ऐसे ही होगी कि एक अमाइनो एसिड एक कीटो एसिड के साथ जब शिफ्ट करा रहा होता है तो एक नया कीटो एसिड और एक नया अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। और फिर ये सारा का सारा जो ग्लूटामेट होता है वो नेक्स्ट फर्दर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में चला जाता है। वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये जो NH3 का मॉलिक्यूल है, अमाइनो ग्रुप है, वो रिमूव हो जाता है अमोनिया के फॉर्म में, और अमोनिया फिर यूरिया साइकिल में जाता है। और यूरिया साइकिल जब ख़त्म होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो टॉक्सिक अमोनिया होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इन टॉक्सिक यूरिया में और वो एक्सपेल आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखाया हुआ है कि कलेक्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा होता है कि ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का NH3 का मॉलिक्यूल यहाँ से उतर के इस वाले के ऊपर लग जाता है। हर तरह के मॉलिक्यूल में यही हो रहा है। यहाँ पर भी उन्होंने दिखाया हुआ है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो छोटा मॉलिक्यूल है जो हमने पहले देखा, लेकिन हर जगह पे यही हो रहा है कि शिफ्टिंग हो रही होती है। यहाँ से ये इस वाले में शिफ्ट हो जा रहा होता है, बस और कुछ नहीं हो रहा होता। ट्रांसएमिनेशन का ये पूरा का प्रोसेस यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने बताया हुआ है कि ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बताया हुआ है कि अमाइनो एसिड फ्रॉम इंजेस्टेड प्रोटीन, जितने भी हमने प्रोटीन खाते हैं वो उसमें से जो अमाइनो एसिड निकलते हैं
वो शिफ्ट करा के कीटो एसिड बना देते हैं। हाँ, और हमारे पास एक और अमीनो एसिड बन जाता है जो है ग्लूटामेट। जब ग्लूटामेट जब फर्दर ब्रेक डाउन होता है आगे नेक्स्ट प्रोसेस में, तो ये NH3 का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है NH4 में। और यहाँ से भी एलानिन फ्रॉम मसल्स में से भी जो हमारे पास डिग्रेडेड मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ को आ जाते हैं, और ग्लूटामेट भी आ जाता है। और फिर सारा का सारा नाइट्रोजन, अमोनिया, यूरिया जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा एक्सपेल आउट हो जाता है हमारे पास हमारी बॉडी से विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस। ट्रांसएमिनेशन का जो प्रोसेस है, अब उसको उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वर्ड्स में बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या हो रहा था, ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स टू द कोएंजाइम PLP टू फॉर्म पायरिडॉक्सिमीन फॉस्फेट। अमाइनो एसिड 1 इज़ कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड। फिर क्या होता है पहले स्टेप में क्या हुआ है कि हमारे पास अमाइनो ग्रुप जो है वो PLP पे शिफ्ट हुआ है और बन जाता है पायरिडॉक्सिमीन फॉस्फेट। दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, अमाइनो ग्रुप ऑफ पायरिडॉक्सिमीन फॉस्फेट इज देन ट्रांसफर टू द कीटो एसिड। अब मैं जो ये कह रही हूँ ना कि ये NH3 का मॉलिक्यूल है, अमाइनो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक से दूसरे में शिफ्ट हो रहा है, तो वो शिफ्ट फ़ौरन से नहीं हो रहा, तो 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में वो जो अमाइनो ग्रुप है वो PLP में शिफ्ट होता है, और फिर PLP से नेक्स्ट कीटो एसिड में शिफ्ट होता है, और फिर जो PLP है वो रीजनरेट हो जाती है, वापस से चली जाती है पहले स्टेप के पास। आगे उसने उन्होंने बताई हुई हैं ट्रांसएमिनेशन का रिएक्शन सिर्फ इतना सा ही है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के। अब हमें ये क्लिनिकली कैसे फ़ायदा दे रहे होते हैं, एंजाइम ज़्यादा या कम हो रहे होते हैं तो हमें उससे क्या पता चल रहा होता है। उन्होंने बताया हुआ एंजाइम प्रेजेंट विद इन द सेल रिलीज इन सेलुलर डैमेज टू द ब्लड। जो ये सारे के सारे एंजाइम होते हैं, ये ट्रांसएमिनेजेस के जो एंजाइम होते हैं, जब ये डिग्रेड हो जाते हैं तो ये डैमेज हो जाते हैं, तो ये रिलीज़ हो जाते हैं सेल से ब्लड में। वहाँ पर अगर ब्लड के अंदर इन एंजाइम्स का लेवल ज़्यादा होगा या कम होगा तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं, या ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं तो क्या मसला है। उन्होंने बताया है कि एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज का अगर हमारे पास ब्लड के अंदर रेट ज़्यादा होगा तो उससे हमें ये पता लगेगा कि जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कि कोई हार्ट अटैक के चांसेस हैं, हार्ट अटैक या मिनी माइनर हार्ट अटैक हुआ है बॉडी में। या और अगर एलानिन ट्रांसएमिनेज और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज दोनों का कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होगी तो उससे पता लगेगा कि हेपेटाइटिस है या अल्कोहलिक सिरोसिस है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये होती है कि हमारे पास हमारे जो सेल है, हमारे जो मसल्स हैं, उनका मास कम होता जाता है और वो ख़त्म होते जाते हैं। और विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम जब हम यूजुअली डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कहते हैं कि थोड़े से टेस्ट करवा के लाएँ, तो वो जो टेस्ट हम करा रहे होते हैं वो बेसिकली इन डिफरेंट एंजाइम्स के होते हैं, जिनके लेवल को चेक करके हम बता रहे होते हैं कि हमारी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, नॉर्मली काम करी है या कोई डिसफंक्शन तो नहीं है। तो इस तरह ये सारे के सारे एंजाइम्स हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं डायग्नोस करने में कोई डिज़ीज़ को। अब पहला स्टेप हो गया ट्रांसएमिनेशन में क्या हुआ, अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ और किसी और अमाइनो ग्रुप में कोई और अमाइनो एसिड उससे बन गया। अब वो जो कोई और अमाइनो एसिड बना है, जो हमारे पास ग्लूटामेट का मॉलिक्यूल बना है, अब उस ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल के साथ क्या होना है, उसने नेक्स्ट कहाँ जाना है, तो उसके नेक्स्ट आता है हमारे पास डीएमिनेशन का रिएक्शन। डीएमिनेशन का मतलब ये हुआ कि वो जो अमाइनो ग्रुप है अब शिफ्ट नहीं होगा किसी और चीज़ में, वो उतर जाएगा उस मॉलिक्यूल से। The removal of amino group from the amino acid as ammonia is deamination. Deamination results in the liberation of ammonia for urea synthesis. अब ये जो अमोनिया निकलता है वो फिर नेक्स्ट कहाँ जाता है, तो उन्होंने बताया हुआ है डीएमिनेशन इसलिए की जाती है ताकि वो जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो फर्दर यूरिया साइकिल में चला जाए और यूरिया साइकिल के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए, क्योंकि अमोनिया जो है वो डेंजरस होता है, टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, उसको इनटॉक्सिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। डीएमिनेशन में भी इधर ऑक्सीडेटिव और मे बी नॉन ऑक्सीडेटिव। हमने यहाँ पर जो डीएमिनेशन पढ़नी है वो हमने पढ़नी है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या होगा कि विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो रही होगी वो ऑक्सीडेटिव होगी और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो रही होगी वो नॉन ऑक्सीडेटिव होगी।
अब कहाँ कहाँ पर ये हो रहा है, ये डीएमिनेशन का रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है वो हम देखते हैं। ओनली लिवर माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेट विच डीएमिनेट्स ग्लूटामेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड अमोनिया। अब वो बता रहे हैं जो डीएमिनेशन का रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ लिवर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वो एंजाइम होता है जो ये रिएक्शन कैरी आउट कर सकता है। वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इस एंजाइम को जैसे हमने पहले देखा था, ट्रांस एमिनेज एंजाइम जो थे, ट्रांस एमिनेजेस जो थे, उनको पीएलपी का एंजाइम एज अ कोफैक्टर चाहिए था। इसी तरह इस एंजाइम को एक को एंजाइम चाहिए, एनएडी का मॉलिक्यूल, और ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। अब आपको एलोस्टेरिज्म का पता हो तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर एक तो होती है एक्टिव साइट, ठीक है, और इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा साइट होती है एलोस्टेरिक साइट। अब वो एलोस्टेरिक साइट क्या करी होती है, डिफरेंट तरह के को एंजाइम आके उसके ऊपर अटैच करते हैं और उस एंजाइम को एक्टिव करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस को एंजाइम अगर आके अटैच होगा तो ही वो एंजाइम काम करा होगा, अगर वो नहीं होगा तो वो एंजाइम काम नहीं करा होगा। अब एलोस्टेरिस एंजाइम भी दो तरह के होते हैं, एक होती है पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म और एक होती है नेगेटिव एलोस्टेरिज्म। तो इस चीज़ में भी हम नहीं पढ़े हैं। अब बस ये बात याद रखें कि जो स्पेसिफिक मेजर एंजाइम है डीएमिनेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो एंजाइम होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और उसको रिक्वायर होता है को एंजाइम जो है एनएडी पॉजिटिव का मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास एंजाइम एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ एडीपी का मॉलिक्यूल और इनहिबिट होता है विद द हेल्प ऑफ जीटीपी। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जिसके बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया है वो कैसे हो रही है, कहाँ पर हो रही है, और किस किस तरह अमोनिया का मॉलिक्यूल निकलता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज़ द लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड कपल्ड विद ऑक्सीडेशन। तो ये है उसकी डेफिनेशन। मोस्टली लिवर और किडनीज में हो रही है, ये भी हमें पता चल गया। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज टू प्रोवाइड अमोनिया फॉर यूरिया सिंथेसिस एंड कीटो एसिड फॉर अ वैरायटी ऑफ रिएक्शंस इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेशन। अब इस डीएमिनेशन रिएक्शन का क्या फ़ायदा है? अभी तो हमने मुश्किल से ग्लूटामेट बनाया, अब हम ग्लूटामेट को फिर तोड़ें, क्यों हम ये सब कुछ कर रहे हैं? तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ एसिड्स हमें मिल जाएँ। जैसे कि हम देखते हैं ना ऑक्सैलो एसीटेट की और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास क्रैब साइकिल में भी यूज़ हुए थे, उनका और भी बहुत सारी जगह के ऊपर एनर्जी जनरेशन में इनका रोल है ना। अब वो जो क्रैब साइकिल है उधर से ही डिफरेंट एफएडी के मॉलिक्यूल्स और एनएडी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहा है। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में जब उसमें एंटर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनेगी। तो डीएमिनेशन इसलिए हो रही होती है ताकि एक तो हमारे पास जो ये अमोनिया है हम उसको यूरिया साइकिल में ले जाएं और हमारी बॉडी से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में एक्सपेल आउट हो जाए, और दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे एसिड जो हमें रिक्वायर्ड हैं अपने मेटाबॉलिज्म में, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में, वो प्रोड्यूस हो सकें उस एक अमाइनो एसिड से। आगे बताया हुआ है रोल ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट जो है वो कलेक्शन सेंटर है अमाइनो ग्रुप का। सारे के सारे NH3 के मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा मिकदार में बन रहा है ना ट्रांस एमिनेशन के नतीजे में। जितना भी मॉलिक्यूल टूटते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो एट द एंड हमें मिलता है ग्लूटामेट ही मिल रहा होता है। तो ग्लूटामेट जो है वो रैपिडली ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की तरफ चला जाता है और लिबरेट करता है, निकालता है अमोनिया, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास कीटो एसिड्स प्रोड्यूस करता है, और ये इसको रिक्वायर्ड होता है एनएडी या एनएडीपी का मॉलिक्यूल अपने एज अ कोएंजाइम। दिस कन्वर्जन अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्फा इम्यूनोग्लूटारेट। अब फ़ौरन से नहीं कन्वर्जन हो रही होती ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, उसको फ़ौरन से उस ग्लूटामेट में से NH3 का मॉलिक्यूल रिमूव नहीं करा होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो वो पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने भी देखेंगे क्या हो रहा होता है। देखो विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट का मॉलिक्यूल जो है इसमें से ये वाला मॉलिक्यूल निकल के एज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आगे चला जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये वाला जो सब कुछ, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये सिंगल स्टेप नहीं हो रहा होता, ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है। पहले दरमियान में अल्फ़ा इम्यूनोग्लूटारेट का मॉलिक्यूल बन रहा होता है और फिर वो नेक्स्ट आगे जा रहा होता है, लेकिन अब हम इसको फर्दर नहीं पढ़ रहे, इसको इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़े। आपने बस इसको इतना ही याद रखना है, ठीक है। कि क्या हो रहा होता है कि विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, देखो ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट का मॉलिक्यूल है ना, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट का मॉलिक्यूल हमें कहाँ चाहिए था, क्रैब साइकिल के अंदर इसका काम था। क्रैब साइकिल में ये आगे एफएडी के मॉलिक्यूल, NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा था।
तो ये वाला जो अल्फा कीटोग्लूटारेट का मॉलिक्यूल होता है वो क्रैब साइकिल में चला जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में, और ये जो हमारे पास NH4 अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है वो चला जाता है यूरिया साइकिल में। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है बहुत टॉक्सिक कंपाउंड होता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, आवर हेल्थ, ठीक है, और इसको फ़ौरन से हमारी बॉडी एक्सपेल आउट कर रही होती है, इसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये चल जाता है यूरिया साइकिल में, जहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है इनटू यूरिया, और यूरिया फिर फर्दर हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो अब हमने सबसे लास्ट चीज़ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की पढ़नी है, जो हमारे पास है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का और नाम भी है जिसको बोलते हैं क्रैब्स हैंसलाइट यूरिया साइकिल। इसके अलावा जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसके अंदर वो है ऑर्निथीन, इट आल्सो कॉल्ड ऑर्निथीन साइकिल, तो इसको ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट नेम्स ऑफ यूरिया साइकिल, ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल, क्रैब्स हैंसलाइट यूरिया साइकिल या फिर यूरिया साइकिल। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि कौन कौन से डिफरेंट नेम्स हैं, या मैं आपसे पूछूँ कि ऑर्निथीन साइकिल लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूरिया साइकिल ही है। अब इस यूरिया साइकिल में होता क्या है? इस यूरिया साइकिल में ये होता है कि यूरिया प्रोड्यूस होता है और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किडनीज़ की तरफ, ताकि वो विद द हेल्प ऑफ यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारी बॉडी से। The 2 nitrogen atoms of urea are derived from 2 different sources। अब वो बता रहे हैं कि यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए 2 अमाइनो एसिड्स के 2 नाइट्रोजन के एटम्स हमें चाहिए होते हैं। एक एटम तो वो अमोनिया से ले लेते हैं, और दूसरा एटम डायरेक्टली एस्पार्टेट अमाइनो एसिड से, एस्पार्टिक एसिड से हमें मिल रहा होता है, वो भी हमारी बॉडी में बन रहा होता है। यूरिया इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। यूरिया जो है वो अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। यूरिया जो है, जितने भी नाइट्रोजन, बहुत सारे अमीनो एसिड हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो जितना भी प्रोटीन है जो मर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो वो जितनी भी डी नेचर जो ख़राब हुई हुई चीज़ें होती हैं वो उनमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस यूरिया साइकिल के ज़रिए बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। यूरिया सिंथेसिस 5 स्टेप का एक साइक्लिक प्रोसेस, जैसे कि क्रैब साइकिल था ना एक साइकिल के फॉर्म में, कि सबसे पहले उसमें हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट का मॉलिक्यूल था, वो आगे जा रहा था, सिट्रिक एसिड और सिंथेज बना रहा था, इतना सारा कुछ था। इसी तरह यहाँ पर भी ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है 5 स्टेप का, जिसमें 5 डिफरेंट एंजाइम यूज़ हो रहे होते हैं। जो पहले 2 एंजाइम हैं वो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि बाकी सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो साइटोसोल के अंदर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये साइकिल जो है हाफ वो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा होता है और हाफ फिर बाहर जाके साइटोसोल में चल रहा होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि अमोनिया हमारे पास सबसे पहले शिफ्ट होता है इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट में। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथीन, कार्बोमाइल फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथीन, द हेल्प ऑफ ऑर्निथीन इज़ कन्वर्टेड इनटू सिट्रोलिन। सिट्रोलिन फिर आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, और आर्जिनोसक्सिनेट इज़ कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में, और आर्जिनिन से जब इसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है तो यूरिया निकल आता है और ऑर्निथीन वापस से रिसाइकल हो जाता है। ये पूरा का पूरा होता है हमारे पास यूरिया साइकिल, और ये जो उन्होंने बताया हुआ है, ये उन्होंने बताया हुआ है यूरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब उन्होंने बताया हुआ स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे प्रोसेस। अब आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या हो रहा है, हमें पता है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट की प्रोडक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। अब यहाँ पर उन्होंने एंजाइम नहीं बताया हुआ, लेकिन एंजाइम्स आपने याद करने हैं जो कि यहाँ आगे लिखे हुए हैं। तो कौन सा एंजाइम होता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंजाइम है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो हेल्प कर रहा होता है टू प्रोड्यूस कार्बोमाइल फॉस्फेट। इस स्टेप के अंदर 2 ATP के मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं, और ये एक रेट लिमिटिंग और इरिवर्सिबल स्टेप है। मतलब ये कि कार्बोमाइल फॉस्फेट वापस से अमोनिया में शिफ्ट नहीं हो रहा होता, ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब क्या होता है, प्रोडक्शन होगी कार्बोमाइल, कार्बोमाइल फॉस्फेट की प्रोडक्शन होगी। कार्बोमाइल फॉस्फेट ने विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथीन कन्वर्ट होना होता है सिट्रोलिन के मॉलिक्यूल के अंदर, वो यहाँ पे बताया हुआ है। द सेकंड रिएक्शन इज़ आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हमने कहा है ना, पहले 2 जो एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, मतलब पहले 2 रिएक्शन जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होने हैं, और बाकी के सारे रिएक्शन जो हैं वो साइटोसोल में होने हैं। सेकंड रिएक्शन इज इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। सिट्रोलिन जो है वो सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथीन बाय ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोऑक्सीमाइल कार्बोमाइलेज, ऑर्निटीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम की हेल्प से ऑर्निथीन कंबाइन होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ, और हमें बता देता है सिट्रोलिन का मॉलिक्यूल। ऑर्निटीन इज रीजनरेटेड यूज्ड इनटू द यूरिया साइकिल एट द एंड।
ऑर्निटीन एंड सिट्रोलिन आर बेसिक अमीनो एसिड, और ये भी अमीनो एसिड्स हैं, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी बिकॉज हमारी बॉडी में उसको बनाने के लिए कोडॉन्स ही नहीं है, हमारे जो है अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल प्रिकर्सर्स ही नहीं है। सिट्रोलिन जो है वो इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय साइटोसोल बाय विद द हेल्प ऑफ आर ट्रांसपोर्टर सिस्टम। अब मैं यही कह रही हूँ ना कि पहले 2 स्टेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं सिट्रोलिन बनने तक, अब सिट्रोलिन के आगे उसने साइटोसोल में शिफ्ट होना है, तो विद द हेल्प ऑफ सम जैसे HMP शंट में एक हमारे पास कार्निटीन की शंट बन रही थी, कार्निटीन की शंट बन रही थी और वो ट्रांसफ़र कर रहे थे इनसाइड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाने के लिए सिट्रोलिन को भी कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिट्रोलिन बाहर चला जाता है और बाकी के सारे स्टेप्स बाहर होते हैं इनटू द साइटोसोल। Citrulline is neither present to the blood tissue proteins and nor into the blood, but it is present in milk। ठीक है, ये मिल्क प्रोटीन है। सिट्रोलिन प्रोड्यूस हो गया, सिट्रोलिन प्रोड्यूस होने के बाद सिट्रोलिन कन्वर्ट होना है इनटू आर्जिनोसक्सिनेट, ठीक है, थर्ड स्टेप। सिट्रोलिन कंडेंसेस विद एस्पार्टेट, अब विद द हेल्प ऑफ सिट्रोलिन एस्पार्टेट के साथ मिक्स होके बनाता है आर्जिनोसक्सिनेट का एंजाइम विद द का मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। सेकंड अमाइनो ग्रुप ऑफ यूरिया इज़ इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ये कि हमने कहा था ना कि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल चाहिए, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए, एक तो मॉलिक्यूल आ रहा है अमोनिया से और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो एस्पार्टेट से आ रहा है, तो वहाँ पर तो इस स्टेप में तो इस स्टेप के अंदर एक मॉलिक्यूल तो नाइट्रोजन का अमोनिया से आ गया ना, यहाँ तक आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल अमोनिया का आता है एस्पार्टेट से, तो 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, क्योंकि देखो यूरिया के अंदर है 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ये और ये, ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल ऐसे आते हैं और बन जाता है आर्जिनोसक्सिनेट का मॉलिक्यूल। ओके, आर्जिनोसक्सिनेट का मॉलिक्यूल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रोसेस में यहाँ पर ATP रिक्वायर होती है और 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स रिक्वायर होते हैं, इमीडिएटली ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने इंसर्ट करनी होती है तो विद द हेल्प ऑफ ATP एनर्जी रिक्वायर होती है, तो वो हो गया आर्जिनोसक्सिनेट बन गया। उसके बाद एक एंजाइम होता है आर्जिनोसक्सिनेज या आर्जिनोसक्सिनेट, जो कि क्या करता है, हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल बना है उसको क्लीव करके कन्वर्ट कर देता है इनटू आर्जिन एंड फ्यूमेरेट। अब क्या होता है, फ्यूमेरेट प्रोवाइड्स कनेक्टिंग लिंक विद TCA साइकिल और ग्लूकोनियोजेनेसिस। यस, अब वो जो बड़ा मॉलिक्यूल बना है आर्जिनोसक्सिनेट का, वो ब्रेक डाउन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आर्जिनिन और फ्यूमेरेट। अब जो फ्यूमेरेट का मॉलिक्यूल होता है वो चला जाता है हमारे पास क्रैब साइकिल के अंदर, वहाँ पर भी FAD का मॉलिक्यूल फ्यूमेरेट से बन रहा था ना, वहाँ पर साइकिल के अंदर इधर वाली साइड को, तो वहाँ पर वो चला जाता है और फिर वो एनर्जी प्रोडक्शन चल जाता है, और ये जो आर्जिनिन है वो फर्दर यूरिया बनाने में हमें हेल्प करी होती है। क्या होता है कि और क्या हो रहा होता है कि आर्जिनेस का मॉलिक्यूल जो होता है 5th और फाइनल स्टेप है, इसमें क्या होता है, आर्जिनिन फिर क्लीव होती है इनटू यूरिया एंड ऑर्निथीन। ऑर्निथीन जो है वो वापस से पहले स्टेप में चला जाता है, क्योंकि ये साइकिल है ना, तो वो वापस से रीयूज़ हो जाता है और वापस से रीयूज़ हो जाता है, एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, वापस से वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और अपना काम वही प्रोसेस करने लग जाता है। और आर्जिनेज का जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम बिकॉज दे आर द कोफैक्टर्स। ऑर्निथीन एंड लाइसिन कम्पीट विद आर्जिनिन, दे आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब ये भी एंजाइमोलॉजी के टर्म है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं इनहिबिटर्स जो कि एंजाइम के अंदर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ कोएंजाइम के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं, सबस्ट्रेट की जगह पे खुद भी आके अटैच हो सकते हैं, तो वहाँ पे हमेशा कंपटीशन रह रहा होता है। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो हैं ऑर्निटीन एंड लाइसिन, जो कि हमारे पास कम्पीट कर रहे होते हैं आर्जिनिन के मॉलिक्यूल के साथ और उसके साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं बार बार। आर्जिनेज इज़ मोस्टली फाउंड, अब यहाँ पर वो एंजाइम के बारे में बात हो रही है, आर्जिनेज एंजाइम के बारे में, इज़ मोस्टली फाउंड इन द लिवर वाइल द रेस्ट ऑफ द एंजाइम, बाकी के सारे जो एंजाइम है यूरिया साइकिल के वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर। आर्जिनिन सिंथेसिस में अकर टू वेरिंग डिग्रीज इन मैनी टिश्यूज़, ठीक है, बट ओनली द लिवर कैन अल्टीमेटली प्रोड्यूस यूरिया। वो कह रहे हैं कि आर्जिनिन सिंथेसिस तक जो है ना काम यूरिया साइकिल में वो डिफरेंट टिश्यूज़ में हो सकता है, लेकिन जो लास्ट स्टेप है ना जहाँ पर यूरिया प्रोड्यूस होना है वो सिर्फ और सिर्फ लिवर में होगा, क्योंकि लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वो एंजाइम है जो ये काम कर सकता है एट द एंड।
तो इस तरह ये पूरा का पूरा यूरिया साइकिल चलता है। अब यूरिया साइकिल की सिग्निफिकेंस क्या है? टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक यूरिया, क्योंकि अमोनिया जो है वो बहुत टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, और वो करोसिव एजेंट होता है। अगर हमारी बॉडी उसको बहुत ज़्यादा इनटेक कर ले तो हमारी बॉडी भी गलना सड़ना ख़त्म हो जाना को होना शुरू कर देती है, तो उसको नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। सिंथेसिस, इसके अलावा क्या होता है यूरिया साइकिल का फ़ायदा कि बहुत सारे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि आर्जिनिन प्रोड्यूस हो रहा था और कीटो एसिड प्रोड्यूस हो रहे थे, जैसे फ्यूमेरेज जो था वो क्रैब साइकिल में चला गया। इस तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो सारे के सारे डिफरेंट साइकिल्स में वापस चले जाते हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं। ऑर्निटीन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ प्रोलीन, पोलियमाइंस एंड पोलियमाइंस इंक्लूड प्रोट्रैक्टिन, स्पर्मिडाइन एंड स्पर्मिन। ये भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में हमें हेल्पफुल होते हैं डिफरेंट कामों में, तो ये ऑर्निटीन उसका भी प्रिकर्सर होता है। तो ऑर्निटीन भी बार बार बन रहा होता है ना, कुछ ऑर्निटीन जो है वो साइकिल में यूटिलाइज हो गया और जो एक्स्ट्रा बना है वो फिर बाहर जाके और अपने काम करने लग जाता है। पॉलीअमीन्स हैव डाइवर्स रोल इन, अब ये जो पॉलीअमीन्स अक्सर होते हैं ये सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में इनका काम होता है, डिवीजन में इनका काम होता है। अब जो यूरिया हमारे पास प्रोड्यूस हो गया वो उसके साथ आगे क्या होता है? अब जो यूरिया साइकिल के नतीजे में यूरिया प्रोड्यूस हुआ वो लिवर जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है इनटू द किडनीज़, और किडनीज से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स इनटू द इंटेस्टाइन वेयर इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया एंड बाय द बैक्टीरियल एंजाइम यूरिएज, ठीक है। और इस तरह हमारे पास सारा का सारा अमोनिया जो है विद हेल्प ऑफ फीसीज और यूरिन हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है।